हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यूज बैच में आपका स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज हम कुछ करंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो आप जरूर देखें। आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की निगरानी कर रहा है, ये पूछा गया। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा कि जो संस्कृति मंत्रालय है वो इसकी निगरानी का नोडल मंत्रालय है। ऐसे तो इसमें काफ़ी मंत्रालय सहयोग दे रहे हैं, बट जो संस्कृति मंत्रालय है वो इसकी निगरानी कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन पहले का ए हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का करेक्ट आंसर ए है। दूसरा क्वेश्चन न्यूनतम वैकल्पिक कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है वो पूछा है। आपको सही टिक मार्क करना है। तो इसमें पहला कथन है, इस टैक्स पर पहली बार साल 1988 में लगाया गया था और जो जीरो टैक्स देने वाली कंपनियों पर टैक्स के दायरे में लाने की पेशकश की गई थी। दोस्तों, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इसको पहली बार 1988 में लगाया गया और जो जीरो टैक्स देने वाली कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का लाभ जीरो है, जो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देती, उन कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने के उद्देश्य से ये टैक्स लाया गया। तो इस हिसाब से हमारा ये पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका स्लैब कितना है? इसका स्लैब 15% टैक्स लगाया जाता है। जो पिछले साल का लाभांश है उसी को आधार रख के कंपनी पर टैक्स लगाया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर जो 15% होता है। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है, भारत में ये टैक्स उन विदेशी कंपनियों पर नहीं लगाया जाता है जो यहाँ काम कर रही हैं। ये कह रहा है जो विदेशी कंपनी है उस पर नहीं लगाया जाता है। तो मित्रों, आप सबको पता होगा ये जो टैक्स होता है मैट भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियों पे भी लगता है जो भारत में काम कर रही है। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और दो सही हो गया। इस हिसाब से सही उत्तर इसका ए हो गया, केवल एक और दो। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा निगम कर के बारे में और न्यूनतम वैकल्पिक कर के बारे में जान लेते हैं। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। तो जो लाभ होता है उस पर तो निगम कर लग जाता है, बट जो कंपनी का लाभ शून्य होता है उस पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगता है। और जो कंपनी इसको जो निगम कर है इसको कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है। या पढ़ लीजिए पूरा मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जो विवरण में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जिसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इसका जो एक्सप्लेन है ये पूरा पढ़ लीजिए। इसी के साथ हमारा अगला है क्वेश्चन तीसरा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही पूछा है आपको। तो इसका पहला ऑप्शन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो मित्रों, इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई, जो मार्च 7 में की गई थी। इस हिसाब से वैधानिक निकाय हो गया क्योंकि एक्ट के तहत की गई थी। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में ये कार्य करता है। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। और जो ये बालक जो 0 से 18 इस एज तक जो भी व्यक्ति है उनको बालक की श्रेणी में ये आयोग गिनता है। इस हिसाब से हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया।
अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो मित्रों, इसमें 6 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, ये सही है। और जो 2 महिलाएं होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से कथन 1, 2, 3 तीनों सही हो गए। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3। मित्रों, इसमें शो नहीं कर रहा है, इसका ऑप्शन डी है। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। मैं आपको पीडीएफ एडिट करके भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका सही ऑप्शन देख लेना। इसके बारे में दे रखा है, ये इसका जो मैंडेट है, ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकारों के प्रावधान के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हो। तो इसका मैंडेट ये है कि जो नीतियाँ, कानून, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र है, जो संवैधानिक प्रावधान है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनके अनुरूप हो। इसका मेन मैंडेट यही है। और जो ये शिक्षा आरटी एक्ट के तहत जो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसकी शिकायतें होती हैं, उनका भी ये उन शिकायतों की भी जांच करता है। और साथ में पोक्सो एक्ट होता है, उसका भी क्रियान्वयन की निगरानी ये कमीशन करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है। और ये सरसा में भी रहा बार, क्योंकि बाल अधिकारों का हनन और जो एक्ट आया था उसके संदर्भ में भी ये सरसा में काफ़ी रहा। इस हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन लिया, तो इसका सही ऑप्शन डी हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन, स्वच्छता सारथी फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। मित्रों, सारथी फेलोशिप के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। ये किसके द्वारा शुरू की गई है, ये किस मिशन का हिस्सा है, और ये कितने श्रेणियों में दी जाती है, ये आपको बताना है। ये मित्रों, ये फेलोशिप अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये फेलोशिप स्टार्ट की गई है। ये जो वैज्ञानिक सलाहकार है, भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है, उनके द्वारा शुरू की गई है। तो मित्रों, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत इस फेलोशिप को शुरुआत की गई है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन सही हो गया। और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है इसके तहत 4 श्रेणियों में फेलोशिप दी जाती है। नहीं मित्रों, इसके तहत देखिए 3 श्रेणियों में फेलोशिप दी जाती है। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए में अपशिष्ट प्रबंधन सामुदायिक कार्य में जो 9th से 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चे लगे हुए होते हैं, उनको प्रति माह 500 रुपये 1 वर्ष तक दी जाती है। और जो श्रेणी बी है, उसमें जो कॉलेज स्तर के छात्र हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है फेलोशिप, वो भी 1 वर्ष के लिए। और सी श्रेणी है, जो स्व सहायता समूह और स्वच्छता कार्यकर्ता थे, उनको दी जाती है। ये स्व सहायता समूह से अधिकतम 2 नागरिक फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2000 है, 1 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। इस हिसाब से ये हमारा जो ऑप्शन तीसरा है, ये गलत नहीं, क्योंकि इसमें 4 श्रेणियों के बारे में कहा गया, ये 3 श्रेणियों में दी जाती। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन केवल 2 होगा, सही ऑप्शन 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है, जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए। ये प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। जो ये परिषद है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद है, तो इसके 9 राष्ट्रीय मिशन है, उनमें से एक है। मिशन का नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और अगला क्वेश्चन हमारा पर्यावरण से संबंधित है, क्वेश्चन 5। ये कह रहा है, भारत
में गोल्डन लंगूर के आवास के रूप में ज्ञात स्थानों में से एक है। जो ये दे रखा है इसका, ये जो चार ऑप्शन दे रखे इसमें किसी एक का वर्णन है। आपको सही बताना है कि जो ये विशेषताएं दे रखी है ये कौन से आरक्षित वन या अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की है, आपको इसमें सही कूट बताना है। तो ये भारत में गोल्डन लंगूर के आवास के रूप में ज्ञात स्थलों में से एक है। यहाँ कोच, राजबोक्सी, बोरो, गारो, राभा, गोरखा जनजाति निवास करती है। ये यही नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की पहाड़ियों पर एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। कालिकापत नामक पहाड़ी झरना यहाँ से प्रभावित होकर धान के खेतों तक पहुँचता है। इसे वर्ष 1966 में संरक्षित वन घोषित किया गया। तो मित्रों, आपको पता होगा जो गोल्डन लंगूर होते हैं वो जो असम वगैरह उत्तरी क्षेत्र में वहाँ स्थानीय के जो ये जातियाँ भी है, जैसे आपने पढ़ा होगा तो गोरखा हो, गोरा हो, बोरो हो, ये भी असम क्षेत्र में रहती है। इस हिसाब से ये जो अभ्यारण्य होगा वो असम क्षेत्र में होगा। और जो गोल्डन लंगूर, आपको पता होगा जो काजीरंगा है ये तो गोल्डन लंगूर के लिए नहीं है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस हिसाब से हमारा ये नहीं होगा। जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है ये भी नहीं होगा, ये तो एमपी में है। अब हम देख लेते हैं नामदफा और कोकोईजाना आरक्षित वन। तो मित्रों, इसका सही ऑप्शन कोकोईजाना आरक्षित वन ही है। ऑप्शन 3 इसका सही हो गया। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। कोकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट असम के बोगई गांव में स्थित है, जो गोल्डन लंगूर के ज्ञात निवास स्थानों में से एक है। यहाँ गोल्डन लंगूर पाया जाता है। और यहाँ जो जनजाति दे रखी है ये आप पढ़ लेना, सभी जनजातियाँ दे रखी है। जो इसकी विशेषताएं ऊपर बताई गई है वो सेम ही है, यहाँ दे रखी है। तो इसका सही ऑप्शन मैंने बता दिया है, सी होगा। इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। साथ ही में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।